नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी डिजिटल लाइव प्लेटफॉर्म में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करेंगे जिसका इम्पैक्ट और पूरे देश में ही नहीं दुनिया में होता है। चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात कर लें या हिंदुस्तान की ही बात क्यों ना कर लें, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है और दूसरे दौर का ये जो युद्ध शुरू हुआ है उसका 5वां दिन इस वक्त चल रहा है और लगातार दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। जहां अमेरिका ईरान पर बमबारी कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसके अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रहा है, उसके आर्मी इंस्टॉलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी जवाबी हमला हो रहा है। वो यूएई, बहरीन और कतर में जो अमेरिका के आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इंस्टॉलेशंस हैं, आर्मी बेसेस हैं, उनको अपने निशाने पर ले रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरे दौर का युद्ध क्यों शुरू हुआ। दरअसल अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि ईरान ने हम पर हमला किया, जो कमर्शियल जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरते हैं उन पर हमला किया, उसके बाद हमें जवाब में ये कार्रवाई हमले की करनी पड़ी। लेकिन अगर आप ईरान की तरफ से और उस पर्सपेक्टिव से बातों को समझना चाहेंगे तो ईरान की तरफ से कहा गया कि हमला हमने नहीं किया। हमला दरअसल हमले की करने के लिए उकसाने की जो कार्रवाई है वो अमेरिका की तरफ से की गई थी। अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इलाका है, जो अग्रीमेंट हुआ था दोनों ही देश अमेरिका और ईरान के बीच, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि कुछ पॉइंटर्स के बेसिस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो इलाका है वहाँ से जो भी कमर्शियल शिप्स हैं जो तेल गैस लेकर जाते हैं गुजरेंगे, चाहे वो अमेरिका के हों, भारत के हों या दूसरे देशों के क्यों ना हो। कुछ टाइम तक तो ये सिचुएशन बिल्कुल जैसा डिस्कशन हुआ था अग्रीमेंट में उस हिसाब से चली। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब खामेनेई का जनाजा निकल रहा था और वहाँ पर 1 हफ्ते के शोक का ऐलान किया गया था और वो जो पूरा प्रोसेशन का पीरियड था, उस दौरान ऐसा ईरान की तरफ से दावा किया गया है, बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि अमेरिका ने उस रूट का इस्तेमाल किया जिस रूट को लेकर अग्रीमेंट हुआ नहीं था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जिसको लेकर करार हुआ था कि इसी रास्ते से सारे शिप्स गुजरेंगे, लेकिन उस रास्ते को छोड़कर अमेरिका दूसरे रास्ते से कुछ कमर्शियल शिप्स को गुजरने के लिए अमेरिका की तरफ से कहा गया। और जब उस दूसरे रास्ते से ये शिप्स गुजरने शुरू हुए तो IRGC यानी कि ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड की तरफ से उन्हें चेताया गया, उन्हें कई बार वार्न किया गया। जब उन्होंने उस वार्निंग को नज़रअंदाज किया तो IRGC ने उन पर हमला किया और उसी के बाद से एक बार फिर से युद्ध की स्थिति बन गई है। और युद्ध भी ऐसा कि अब तमाम तरह के हमले दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर हो रहे हैं, बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने अपने मीटिंग रूम में मंगलवार अमेरिका में जब शाम का वक्त होता है, मंगलवार शाम, एक महत्वपूर्ण बैठक की और उस बैठक में कई विकल्पों पर चर्चा हुई। विकल्प इस लिहाज से कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले जारी रखता है, जो हालातों को देखकर लग ही रहा है, तो वो किस किस तरह से हमले होंगे। तो सबसे पहला जो विकल्प है, ज़मीन से ईरान में जो ट्रंप की सेना है वो घुसेगी, इस विकल्प को लेकर चर्चा हुई। अब जो सैन्य कार्रवाई लगातार हो रही है, उसी सैन्य कार्रवाई के तहत ट्रंप की तरफ से ये कड़ा कदम उठाया गया है और ईरान के खिलाफ इस कदम के तहत सैन्य कार्रवाई करने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मन बना चुके हैं। और यही कारण है कि इन विकल्पों में अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अब जब फोर्स ऑन लैंड होगी, यानी कि जो अमेरिकी सैनिक हैं वो जब ज़मीन पर उतरकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या विकल्प रहेंगे, किस तरह से पूरा हमला किया जाएगा, उसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। सिचुएशन रूम में मंगलवार शाम अमेरिकी वक्त के मुताबिक एक बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और जो भी उनके वरिष्ठ सलाहकार हैं वो इस बैठक का हिस्सा थे। इस बैठक को एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग बताया जा रहा है जिसमें उन अलग अलग विकल्पों को लेकर चर्चा हुई, जिन विकल्पों के तहत अमेरिका ऐसा सोच रहा है कि वो ईरान पर हमला करेगा। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देते हुए ये कहा है कि वो अमेरिका की डिफेंस बजट को और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से हालात इस वक्त देशों के साथ, खासकर ईरान के साथ देखने को मिल रहे हैं, उन हालातों के बीच वो अपने डिफेंस बजट में इजाफा करेंगे। और जिस तरह से अमेरिकी सेना का इस्तेमाल होता है
अलग अलग सॉवरेनिटीज़ से अमेरिका को बचाने के लिए वो इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जो वेपन्स और जो मशीनरी वो बाहर से लेते हैं डिफेंस में इस्तेमाल के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी ही क्यों ना हो, अब उनका प्रोडक्शन भी, उन हथियारों का प्रोडक्शन भी वो अमेरिका में करेंगे, जिससे न सिर्फ रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ सृजन के अवसर पैदा होंगे, बल्कि एक मजबूत इकोसिस्टम बनेगा जो अमेरिका के डिफेंस सेक्टर को तो मजबूत करेगा ही, अमेरिका की सेना को मजबूत करेगा ही, इसके अलावा उन्हें रिटर्न भी देगा क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। हालांकि उन सभी बातों के बीच जो 3 बड़े विकल्प हैं जिनको लेकर सिचुएशन रूम में चर्चा हुई, उन पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो पहला विकल्प है जिस पर हाई लेवल मीटिंग हुई और उच्च अधिकारियों से डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चा की, वो है कि ईरान पर हवाई हमले जो लगातार अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं उनको और तेज़ करना। उनको तेज़ करने का मतलब है कि उन जगहों पर हमले करना जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं स्ट्रेटेजिकली ईरान के लिए, उनके कोस्टल इंस्टॉलेशंस हो, नेवी इंस्टॉलेशंस हो, या फिर पुल हो जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ते हों, या फिर अगर ईरान के लिहाज से और उस जोग्राफी के हिसाब से चीज़ों को समझा जाए तो जो पुल हैं और जो वहाँ के पोर्ट्स हैं और जो बंदरगाह हैं वो इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस माने जाते हैं किसी भी देश के लिए जो वाटर इकॉनमी पे चलता है। ऐसे में उन पर हमला करना। दूसरा विकल्प है एक खर्ग द्वीप है, इसके अलावा जो ईरान के महत्वपूर्ण द्वीप हैं उन पर कब्जे करना। ये जो सारे ईरान के आइलैंड हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास हैं और स्ट्रेटेजिकली ये आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जब सेना अमेरिकी ज़मीन पर उतरेगी तो उनका काम यही होगा, अगर इस विकल्प पर बात आगे बढ़ती है और बनती है, तो खर्ग द्वीप के साथ साथ जो महत्वपूर्ण ईरानी द्वीप हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अगल बगल हैं उन पर पूरी तरह से कब्ज़ा करना, उन्हें अपने कंट्रोल में लेना। और अगर इन द्वीपों को अपने कंट्रोल में ले लिया जाएगा तो एक तरह से आप अमेरिका ईरान की रीढ़ पर हमला करेगा, उसकी इकॉनमी को सीधे सीधे अपने निशाने पर लेगा। इसके अलावा जो तीसरा विकल्प है उसमें पिकेक्स करके एक माउंटेन है और उस वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक तरह से अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन वहाँ पर है जहाँ सेंसिटिव न्यूक्लियर मशीनरी का पूरा ईरान की तरफ से सेटअप लगाया गया है। और अगर यहाँ पर बमबारी की जाए, इसको पूरी तरह से तबाह किया जाए, तो एक बड़ा नुकसान ईरान को होगा, क्योंकि ये जो पूरी लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई थी वो एनरिच्ड यूरेनियम और इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हुई थी। और जब इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एक पूरा मसौदा तैयार किया गया, एक पूरा अग्रीमेंट तैयार किया गया, तो उसमें भी अमेरिका ने इस बात का जिक्र किया था कि ईरान अपने पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रखेगा, ईरान में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो उन्हें बंद करेगा और न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन के प्रोडक्शन को रोकेगा। और एनरिच्ड यूरेनियम इस सारे प्रोडक्शन को करने में मदद करता है। जब एनरिच्ड यूरेनियम ही नहीं होगा तो फिर जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री जिसे डेवलप करने की कोशिश ईरान कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक तरह से पूरी तरह से रुक जाएगा। हालांकि उसको लेकर आगे कुछ और दौर की बात चली और फिर ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हम अमेरिका के कहने से बंद नहीं करेंगे, या फिर हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं देंगे। एक तीसरा देश मध्यस्थता कराने के लिए एज अ मीडिएटर होना चाहिए जिसके पास रहेगा। हालांकि उस पर एक अलग लड़ाई चल रही थी, लेकिन जो समझौता हुआ था उसमें मुख्य बिंदु यही था। अब ये पता चला है कि ये जो पिकेक्स माउंटेन है यहाँ पर एक अंडरग्राउंड पूरा न्यूक्लियर साइट टाइप की डेवलप की गई है जहाँ इस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। अगर यहाँ पर हमला होगा तो ये भी ईरान पर एक बड़ा हमला होगा। और यही इसीलिए सिचुएशन रूम में जब मंगलवार रात को अमेरिका के वक्त के मुताबिक चर्चा हुई डोनाल्ड ट्रंप की उच्च अधिकारियों के साथ अपने, तो इन तीनों विकल्पों पर चर्चा की गई। हालांकि एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि इन विकल्पों पर चर्चा की गई है, अभी किसी विकल्प को ऑप्ट नहीं किया गया है। और जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसमें दोनों ही तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इलाकों को टारगेट कर रहा है ईरान में। इसके अलावा जो ईरान है वो कतर, बहरीन और यूएई के इलाकों में जो भी अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो सैन्य इस्टेब्लिशमेंट्स हों या नेवल फ्लीट्स ही के ऑफिसेज या वो लोकेशंस क्यों ना हो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, वहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहा है। एक लेटेस्ट नंबर सामने आया है कि अमेरिका की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें लगभग 300 के करीब लोग घायल हैं, कई लोगों की जानें गई हैं। इसके अलावा कई
लोग इस वक्त जो हैं वो गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती हैं। और लगातार ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका अपने हमलों को रोकता नहीं है और उस अग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है, सीज़ फायर का वायलेशन क्योंकि लगातार हो रहा है, तो ऐसे में ईरान की तरफ से भी करारा जवाब दिया जाएगा। और ईरान के पास भी इस क्षमता की मिसाइलें हैं जो अमेरिका को बड़ा नुकसान पहले भी पहुंचा चुकी हैं युद्ध के पहले चरण में, और ये अब जो दूसरे चरण का युद्ध शुरू हुआ है उसमें भी नुकसान पहुंचाने में ये मिसाइलें सक्षम हैं। अभी सिर्फ चर्चा इन विकल्पों पर हो रही है, अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। लेकिन इस अंतिम फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो अलग अलग तरह के बयान सामने आए हैं वो भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि संकेत हैं कि क्या ये फैसला लिया जा चुका है या नहीं लिया गया है। अमेरिका ये समझ रहा है कि उनको अपने सैन्य पावर को और बढ़ाने की ज़रूरत है, इसीलिए डिफेंस के बजट में बढ़ोतरी की बात अमेरिका की तरफ से कही गई। हालांकि अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के साथ मीडिएशन करे। जेडी वेंस की बात करें जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से लगातार ये भी कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन होना चाहिए, वो इस युद्ध के खिलाफ हैं। और उनकी तरफ से इजराइल को भी लताड़ा गया कि इजराइल में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच ये मीडिएशन हो और ये जो एक बार फिर से युद्ध अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है वो ख़त्म हो। तो उसको लेकर लगातार बातें सामने आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेपरकशन अगर कोई झेल रहा है तो अमेरिका, ईरान के अलावा वो देश हैं जो सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और मिडिल ईस्ट की तरफ तेल के लिए निर्भर करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा और ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ तो क्या एक बार फिर से भारत में तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, दाम महंगे हो जाएंगे? क्या जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी?